Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Rashid and you are watching me on the online teaching platform of Vision Islamic School. जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम मियोसिस के ऊपर बहस करेंगे। मियोसिस के टॉपिक को सीखने की कोशिश करेंगे। मियोसिस क्या है? इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ सेल डिवीज़न, जिसमें एक सेल डिवाइड होता है और 4 नए सेल्स बनाता है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। मियोसिस जो है ये जर्म लाइन सेल्स में होती है। जर्म लाइन सेल्स क्या होते हैं? ये बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, स्पेशली एनिमल्स की बॉडी के अंदर वो वाले सेल्स होते हैं जहाँ पे गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स क्या होते हैं? मेल्स की बात करें तो स्पर्म सेल्स, फीमेल्स की बात करें तो एग सेल्स। तो वो वाले बॉडी के सेल्स जहाँ पे गैमीट्स फॉर्मेशन होती है वहाँ पे ये सेल डिवीज़न पाई जाती है और इसको हम कहते हैं मियोसिस। और वो सेल्स जिनके अंदर ये मियोसिस पाई जाती है उनका नाम है जर्म लाइन सेल्स। इसको किसने डिस्कवर किया था? जर्मन बायोलॉजिस्ट था, उसका नाम था ऑस्कर हर्टविग। और ये 1876 की बात है कि इस बंदे ने ये मियोसिस का कॉन्सेप्ट हमें दिया था। बिफोर गोइंग टू डिटेल ऑफ द मियोसिस, मैं आपको ये बताता चलूँ कि मियोसिस भी माइटोसिस की तरह इंटरफेज से गुजर कर ही आती है कि मियोसिस से पहले भी इंटरफेज होता है और इंटरफेज में G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़ होते हैं। और S फेज़ में हमें पता है कि जो क्रोमैटिन मटीरियल है, जो क्रोमोसोम्स हैं, वो डुप्लीकेट हो जाते हैं। क्रोमोसोम पहले सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं और फिर उनमें DNA रेप्लिकेशन होती है और फिर वो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये वाली जो क्रोमोसोम की शक्ल है ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है और ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम बनता है क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन के बाद, DNA की रेप्लिकेशन के बाद। मियोसिस की डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले मैं आपको 2 टर्म्स को पहले से बता देता हूँ, फिर आपको उसकी डेफिनेशन की प्रॉपर समझ आ जाएगी। एक टर्म है डिप्लॉयड सेल और दूसरी है हैप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल हम कौन से सेल को कहते हैं? ऐसा सेल जिसके अंदर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद हों, ऐसा सेल जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद हों और उसके जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर, होमोलोगस पेयर्स की सूरत में एग्जिस्ट करते हों, उसे हम डिप्लॉयड सेल कहते हैं। दूसरी तरह का सेल जो इसके अंदर आएगा वो है हैप्लॉयड सेल। हैप्लॉयड सेल ऐसा सेल होता है जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। द सेल विच कंटेन द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, उसको हम हैप्लॉयड सेल कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, समझ आ जाएगी। इट इज़ द टाइप ऑफ द सेल डिवीजन इन विच द डिप्लॉयड सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉयड सेल। पहले भी आपको पता है वो डिवीजन की टाइप है जिसमें एक डिप्लॉयड सेल होता है विच कंटेन कंप्लीट सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स, वो डिवाइड होता है और 4 हैप्लॉयड सेल्स प्रोड्यूस करता है। 4 हैप्लॉयड सेल्स प्रोड्यूस करता है। ईच डाटर सेल रिसीव्स द हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। हर डाटर सेल, जो 4 नए सेल्स बने उनको डाटर सेल्स कहेंगे, उनमें हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। मियोसिस के अंदर सेल को 2 मरतबा डिवीजन के फेज से गुजरना पड़ता है। मियोसिस में सेल 2 मरतबा तकसीम के अमल से गुजरता है। पहला जो उसका तकसीम का अमल है उसे हम मियोसिस 1 कहते हैं और जो दूसरा उसका तकसीम का अमल है उसे हम मियोसिस 2 कहते हैं। मियोसिस 1 में क्या होता है? एक इंसानी सेल की मैंने यहाँ पे मिसाल रखी है कि एक इंसानी सेल है जिसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ये आप पहले ही जानते हैं। ये 46 ऑफ क्रोमोसोम्स एस फेज़ में डुप्लीकेट हो जाते हैं। ये इस सूरत में एग्जिस्ट करते हैं, इस सूरत में एस फेज़ में डुप्लीकेट होने के बाद जो क्रोमोसोम है, डुप्लीकेटेड फॉर्म उनकी इस तरह की होती। ये क्रोमोसोम इस सूरत में एग्जिस्ट करते हैं और ये क्या करते हैं? पेयर अप हो जाते हैं। 2 क्रोमोसोम्स पेयर बनाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आते हैं और होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बनाते हैं। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर अगर मौजूद हैं तो 23 क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आए और उन्होंने 2 क्रोमोसोम का पेयर बना लिया, जिसे हम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। सो इसके अंदर 23 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, 23, लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने? 46। ये जब डिवाइड होता है, मियोसिस 1 से गुजरता है, 2 डाटर सेल्स बनाता है। इन डाटर सेल्स के अंदर 23 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे देखो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, यहाँ पे 23 आ गए, इसमें भी 23 आ गए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह गए। पहली डिवीज़न में ही, मियोसिस 1 में ही जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं वो हाफ रह जाते हैं। इसलिए ये मियोसिस 1 को हम रिडक्शनल फेज़ भी कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाते हैं। अब ये रिड्यूस कैसे होते हैं? मैंने आपको बताया कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं, वो पेयर अप होते हैं, होमोलोगस पेयर्स बनाते हैं।
होमोलोगस क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े बन गए। तो जब ये एक सेल तकसीम होता है तो वो होमोलोगस पेयर के 23 क्रोमोसोम एक सेल में चले जाते हैं और 23 दूसरे में चले जाते हैं। अब ये जो नए सेल्स के अंदर क्रोमोसोम गए हैं ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स गए हैं, होमोलोगस पेयर नहीं गए। यहाँ पे होमोलोगस पेयर्स टूट जाते हैं तो ये नए सेल्स बनते हैं। अब ये वाले जो सेल्स हैं इनके अंदर मज़ीद जो है वो डिवीज़न होनी है। ये वाली जो डिवीज़न इनके अंदर होनी है इसे हम मियोसिस 2 कहते हैं। अब हर सेल के अंदर ये अलग अलग होनी है। ये जो मियोसिस 2 है ये बिल्कुल हूबहू माइटोसिस की तरह की होती है। अब इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ नहीं रहते, बल्कि जितने इस सेल के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं उतने ही नए डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इस तरह इस एक सेल से 2 नए सेल्स बन जाते हैं और इसी तरह इस एक सेल से भी 2 नए सेल्स बन जाते हैं। सो यूँ एक सेल चला था उससे 2 सेल्स बने और 2 सेल से फिर आगे 4 सेल्स बन जाते हैं। ये जो 4 सेल्स हैं इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स इस सेल की निस्बत हाफ रह जाते हैं। सो इन सेल्स को हम हैप्लॉइड डॉटर सेल्स कहते हैं क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ रह गए हैं। और इसको हम डिप्लॉइड सेल कहते थे बिकॉज इट कंटेन्स द कंप्लीट सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम्स इसके अंदर मौजूद हैं। इसकी अगर समझ नहीं आई, क्रोमोसोमल नंबर की समझ नहीं आई, ये क्रोमोसोम्स के नंबर की गेम की समझ नहीं आई, तो मैं आपको सिंपल से सेल की मिसाल देता हूँ, उससे आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने नीमाटोड वर्म एस्कैरिस की एक मिसाल ली है जिसके एक सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। डिवीजन से पहले वो क्रोमोसोम इस तरह सिंगल क्रोमोसोम्स की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। तो डिवीजन जब होनी होती है उसके अंदर फिर एस फेज़ में जाके वो हर एक क्रोमोसोम इस तरह डबल क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसमें हो गया और ये इसमें हो गया। ये 2 क्रोमोसोम्स थे, ये भी अब 2 ही क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन इसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि इसकी क्रोमेटिड्स एक ही है। यहाँ पे अब हर क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड्स पे मुश्तमिल है जिसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। अब डिवीज़न में जब ये एंटर होता है तो ये दोनों क्रोमोसोम क्या करते हैं, एक पेयर बनाते हैं और इस पेयर को हम होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। जब ये एक दूसरे का पेयर बनाते हैं तो इस सेल ने अब डिवीज़न में एंटर होना है, मियोसिस में एंटर होना है। और वो कौन सी मियोसिस है, वो है मियोसिस 1। जब ये मियोसिस 1 में एंटर होता है तो ये जो 2 क्रोमोसोम का पेयर बना था ये पेयर टूटता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर टूटता है। एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम एक सेल में चला जाता है और दूसरा दूसरे में चला जाता है। अब यहाँ पे देखें, इस सेल जिस सेल की डिवीज़न शुरू हुई थी उस सेल में 2 क्रोमोसोम थे। उसके नतीजे में जो 2 सेल्स बने उसमें अब एक क्रोमोसोम है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे 2 क्रोमोसोम थे, यहाँ पे नए सेल्स के अंदर एक क्रोमोसोम आ गया तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ रह गए। इसलिए हम मियोसिस 1 को रिडक्शनल फेज़ कहते हैं। अब क्या है, इन दोनों सेल्स ने अगली मियोटिक डिवीज़न में जाना है और वो कहलाती है मियोसिस 2। अब इसके अंदर भी मियोसिस 2 होनी है, इसके अंदर भी मियोसिस 2 होनी है। अब यहाँ पे मियोसिस 1 में क्या हुआ था कि होमोलोगस पेयर जो है वो टूटा था, एक क्रोमोसोम एक सेल में चला गया, दूसरा दूसरे में चला गया। अब इसके अंदर जो मियोसिस होनी है, जो डिवीज़न होनी है, वो यहाँ पे क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं है बल्कि एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। अब इसमें जब डिवीज़न होनी है तो इस क्रोमोसोम ने सेंट्रोमियर से टूटना है। एक सिस्टर क्रोमेटिड एक सेल में चला जाना है और दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे सेल में चला जाना है। यही काम इसके साथ होना है कि इसने भी इस डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम ने सेंट्रोमियर से टूटना है। एक सिस्टर क्रोमेटिड एक सेल में चला जाना है और दूसरा दूसरे में चला जाना है। यूँ इन 2 सेल्स से 4 सेल्स बन गए। अब इसके अंदर अगर एक क्रोमोसोम था तो इनके अंदर भी एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम था, यहाँ पे डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम नहीं है। अब इसको हम एक क्रोमोसोम ही कंसिडर करते हैं क्योंकि ये वाला जो क्रोमेटिड है वो इसकी हूबहू कॉपी होती है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। ये वाला जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम बना था ये एस फेज़ में क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन की वजह से बना। अब इस मिसाल से आपको समझ आ गई होगी कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ़ कैसे रह जाते हैं, पहली डिवीज़न में हाफ़ कैसे होते हैं और अगली डिवीज़न में अगर वो हाफ़ नहीं रहते तो क्यों नहीं रहते। अब हम चलते हैं मियोसिस के कंप्लीट प्रोसेस की तरफ, उसके फेजेस की तरफ। पहले मियोसिस 1 को देखेंगे, फिर हम मियोसिस 2 को देखेंगे। अब हम सीखेंगे मियोसिस 1 को। मियोसिस 1 को जैसे पहले मैंने आपको बताया कि ये रिडक्शनल फेज़ है। रिडक्शनल फेज़ इसलिए कहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स आधे रह जाते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन अ डिप्लॉयड सेल सेपरेट। एक डिप्लॉयड सेल है, उसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होते हैं, जैसे मैंने एस्कैरिस की एग्जांपल में आपको दिखाया।
होमोलोगस क्रोमोसोम अलग-अलग होते हैं और 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। इमेजिन करें कि ये एक होमोलोगस पेयर है, इसके ये डुप्लीकेटेड 2 क्रोमोसोम्स हैं, ये अलग-अलग होते हैं। एक क्रोमोसोम एक सेल में चला जाता है, दूसरा दूसरे में चला जाता है। यूँ एक सेल से 2 सेल्स बन जाते हैं। एक सेल के अंदर अगर 2 क्रोमोसोम थे तो अब जो नए 2 सेल्स बने उनमें एक एक क्रोमोसोम रह जाता है। सो इसलिए इसको रिडक्शनल फेज़ कहते हैं। अब मियोसिस में भी जिस तरह हमने माइटोसिस में देखा था, प्रोफेज़ है, मेटाफेज़ है, एनाफेज़ है, टीलोफेज़ है, इसमें भी वो सारे के सारे फेज़ आएंगे। फिर इसी तरह मियोसिस 2 को हम देखेंगे, उसमें भी ये सारे फेज़ आएंगे। प्रोफेज़ आएगा, मेटाफेज़ आएगा, एनाफेज़ आएगा, टीलोफेज़ आएगा और सेल डिवाइड हो जाएगा। पहले हम मियोसिस के सारे फेजेस को देखते हैं। इसका प्रोफेज़ हमें ये क्या बताता है। मियोसिस 1 के प्रोफेज़ 1 में भी वही सारे अवामल होते हैं जो कि माइटोसिस के प्रोफेज़ में हुए थे। उसमें क्या हुआ था, उसमें ये हुआ था कि न्यूक्लियर इन्वेलप गायब हो गई थी, इसमें भी हो जाती है। न्यूक्लियोलस गायब हो गया था, इसमें भी हो जाता है। सेंट्रोसोम डुप्लीकेट होकर अपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं, इसमें भी जाते हैं। वो सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, इसमें भी बनाते हैं। क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है, इसमें भी कर लेता है। लेकिन एक फ़र्क है, वो फ़र्क क्या है, वो है क्रॉसिंग ओवर। अब ये क्रॉसिंग ओवर क्या है। होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आते हैं। ये एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, ये दूसरा डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है और ये होमोलोगस हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं और एक पेयर बनाते हैं। इस पेयर को हम टेट्रेड कहते हैं और ये एक दूसरे के करीब जिस प्रोसेस के ज़रिए आते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्सिस। अब टेट्रेड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अब 4 क्रोमेटिड्स मौजूद हैं। 1 2 3 4, ये जो 2 क्रोमेटिड्स हैं ये एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाती हैं, ये एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाती हैं। लेकिन अगर हम इसके क्रोमेटिड को इसके क्रोमेटिड से मैच करें तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती हैं। ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये क्या करती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं। एक दूसरे पे ओवरलैप करने के बाद ये एक एक्स की तरह का स्ट्रक्चर बनाती हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गई और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे ये पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट ये कहलाते हैं क्याज़मेटा। क्याज़मेटा पे क्या होता है कि ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं यहाँ पे अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के साथ अपना इतना सा जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। और ये एक्सचेंज होने के बाद की पिक्चर है। ये आपका जो रेड क्रोमोसोम था इसमें इतना सा ब्लू पार्ट आ गया है, ये आपका ब्लू क्रोमोसोम था इसमें इतना सा रेड पार्ट आ गया है। ये शो कर रहा है कि इसने थोड़ा सा मटीरियल जेनेटिक मटीरियल उसका लिया है और उसने थोड़ा सा जेनेटिक मटीरियल इसका लिया है। ये जो जेनेटिक मटीरियल का एक्सचेंज हो रहा है इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब ये क्रॉसिंग ओवर क्यों करते हैं सेल मियोसिस में, ये होती है जेनेटिक रिकम्बिनेशन के लिए। अब जेनेटिक रिकम्बिनेशन से क्या होता है कि नई नस्ल में वेरिएशंस आती हैं। आपने देखा होगा कि कोई बेटा हू बहू अपने बाप के जैसा नहीं है, हू बहू अपने दादा का जैसा नहीं है, हू बहू अपने चचा का जैसा नहीं है। इसी तरह एक बेटी सेम टू सेम अपनी माँ की तरह नहीं है, अपनी नानी की तरह नहीं है। वो क्यों नहीं है, वो इस वजह से है प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर हुई और कुछ जेनेटिक मटीरियल एक्सचेंज हो गया, जिससे इस डीएनए के अंदर, इस क्रोमोसोम के डीएनए के अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली आ गई। ये तब्दीली वाला जब क्रोमोसोम अगली नस्ल में जाएगा तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ तब्दीली लेके आएगा। जब ये क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो सेल फिर मेटाफेज़ 1 में एंटर हो जाता है। मेटाफेज़ 1 में क्या है, मेटाफेज़ माइटोसिस की मेटाफेज़ में क्या हुआ था, क्रोमोसोम ने अपने आप को सेल के इक्वेटर में अलाइन कर लिया था। यहाँ भी क्रोमोसोम अपने आप को सेल के इक्वेटर में अलाइन कर लेंगे, लेकिन क्रोमोसोम नहीं करेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स करेंगे। क्रोमोसोम्स का जो पेयर बना था, जो टेट्रेड्स बने थे, वो अपने आप को सेल के इक्वेटर में अलाइन करेंगे और मेटाफेज़ प्लेट बनाएंगे। जब ये मेटाफेज़ प्लेट बन जाएगी तो फिर सेल चला जाएगा एनाफेज़ 1 में। और एनाफेज़ 1 में क्या होता है, हमें पता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये शॉर्टन होते हैं, ये अपनी लेंथ को कम करते हैं। माइटोसिस में एक क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से टूटा था, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेंटर से टूटेगा। एक क्रोमोसोम एक साइड पे जाना शुरू हो जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम दूसरी साइड पे जाना शुरू हो जाएगा। याद रखें, ये जो क्रोमोसोम अलग अलग साइड्स की तरफ जा रहे हैं ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैं और वो क्रोमोसोम जिन्होंने होमोलोगस पेयर बनाया था। सो यहाँ पे होमोलोगस पेयर टूट जाते हैं और अलग अलग पोल्स की तरफ क्रोमोसोम्स जाना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सेम प्रोसेस, ये सेम वाला काम वही है जो माइटोसिस में हुआ था, लेकिन वहाँ पे क्रोमोसोम के साथ हुआ था और यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ हो रहा है। इसी तरह एनाफेज़ के बाद हम जाएंगे टीलोफेज़ में। और टीलोफेज़ में क्या था, हमने ये पढ़ा था कि टीलोफेज़ इज़ द रिवर्स ऑफ द प्रोफेज़। अब
प्रोफेज में क्रॉसिंग ओवर हुई थी वो तो रिवर्स नहीं हो सकती, लेकिन उसमें जो ये काम हुए थे कि न्यूक्लियर इन्वेलप गायब हो गई थी वो दोबारा से आ जाएगी, न्यूक्लियोलस जो है वो दोबारा से आ जाएगा, और ये जो स्पिंडल फाइबर बने थे वो गायब हो जाएंगे, और क्रोमोसोम दोबारा से क्रोमैटिन की शक्ल में आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने क्रोमैटिन की शक्ल में आपको इसलिए नहीं दिखाए चूँकि ये बताना मकसद है कि यहाँ पे हमारे पास जो क्रोमोसोम्स आए हैं वो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैं, वो हमारे पास अब सिंगल क्रोमोसोम्स नहीं आए। टीलोफेज के बाद इस सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस होती है और एक सेल से 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाते हैं। यही 2 डॉटर सेल्स हैं जो मियोसिस 1 के बाद बने। 40 क्रोमोसोम्स थे। इंसानी सेल की अगर मिसाल दें, हमारे पास ये जो सेल था, इंसानी सेल था, उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स 46 थे। वो डुप्लीकेट हो गए थे और फिर उन्होंने होमोलोगस पेयर्स बनाए थे। होमोलोगस पेयर्स ने यहाँ पे मेटाफेज प्लेट बनाई। मेटाफेज प्लेट से होमोलोगस पेयर्स टूट गए। क्रोमोसोम्स, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स अलग अलग पोल्स की तरफ जाना शुरू हो गए। यहाँ पे टीलोफेज में वो अलग अलग पोल्स की तरफ चले गए और उनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप बन गई। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हुआ और वो 23 होमोलोगस पेयर थे, उनसे 23 क्रोमोसोम्स मिलने थे जो कि दोनों सेल्स में जा चुके हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हैं। अब इनकी होनी है मियोसिस 2। जो मियोसिस 2 है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह की है। जिस तरह माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बने थे और नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स में कोई तब्दीली नहीं आई थी, इसी तरह अब मियोसिस 2 में भी 2 सेल से, इन 2 सेल्स से 4 सेल्स बनने हैं। अब उन 4 सेल्स में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स उतने ही होंगे जितने इन दोनों के अंदर है, यानी कि इसमें अगर 23 हैं तो इससे जो 2 सेल्स बनेंगे उनमें भी 23 होंगे, और इसमें अगर 23 हैं तो इसके डॉटर सेल्स में भी कितने होंगे? 23 होंगे। दोनों में मिला के नहीं, अलग अलग में, हर सेल में 23 होंगे। अब हम देखते हैं मियोसिस 2 को। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मियोसिस 2 है वो माइटोसिस की तरह ही काम करती है, लेकिन मियोसिस 2 मियोसिस 1 से थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। वो क्या डिफरेंस होता है वो मैं ये बताता हूँ कि मियोसिस 1 से पहले जो सेल है वो इंटरफेज से गुजरा था। इंटरफेज में उसके क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो चुके थे, बट मियोसिस 2 में जो सेल्स हैं वो इंटरफेज में जाए बगैर डायरेक्ट ही मियोसिस 2 में, ये वाले 2 सेल्स हैं ना जो मियोसिस 1 के नतीजे से हमें मिले थे, ये 2 सेल्स अब डायरेक्टली मियोसिस 2 में जाएंगे, बजाय इसके कि पहले इंटरफेज में जाएं, वहाँ पे अपना क्रोमोसोम डुप्लीकेट करें। जब ये इंटरफेज में जाएंगे, अपना क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर देंगे, तो ये फिर से 23 से 46 क्रोमोसोम में चले जाएंगे। तो हमारे पास मियोसिस के जो डॉटर सेल्स हैं उनकी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे फिर से गड़बड़ हो जाते अगर ये इंटरफेज में चले जाते। सो ये जो दोनों सेल्स हैं ये इंटरफेज में नहीं जाते, बल्कि डायरेक्टली किस में आ जाते हैं? मियोसिस 2 में आ जाते हैं। दूसरा फ़र्क ये है कि वहाँ पे हमारे पास मियोसिस 1 में जो क्रोमोसोम्स थे वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर्स की सूरत में एग्जिस्ट कर रहे थे। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर नहीं बनेंगे, यहाँ पे सिर्फ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स होंगे और उनके सिस्टर क्रोमैटिड्स ने अलग अलग हो जाना। जैसा ये मियोसिस 2 है तो इसके जो फेजेस हैं उसके साथ भी हम टर्म 2 इस्तेमाल करते हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। प्रोफेज 2 में क्या होता है? वही काम होते हैं जो माइटोसिस में हुए थे, जो मियोसिस में हुए थे, लेकिन थोड़े से फ़र्क के साथ। वो फ़र्क आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल चुके हैं कि क्या होता है। वहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप गायब हो जाती है, न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाना शुरू कर देते हैं और क्रोमोसोम्स अपने आप को उनके ऊपर अरेंज करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे भी वही सारे काम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस पेयर्स नहीं हैं। फिर मेटाफेज 2 में क्या होता है? वो जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैं अपने आप को सेल के इक्वेटर में अरेंज करते हैं। ये सेल के क्रोमोसोम्स भी कर रहे हैं, इस सेल के क्रोमोसोम भी कर रहे हैं, और ये मेटाफेज प्लेट बना रहे हैं। मेटाफेज 2 के बाद सेल चला जाता है एनाफेज में, और एनाफेज में भी वही पुराना काम हो रहा है, कोई नया काम नहीं हो रहा। क्रोमोसोम है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, वो अपने सेंट्रोमियर से टूट जाता है, ये उसका सेंट्रोमियर है, यहाँ से टूट जाता है और सिंगल क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह मैंने आपको अस्कैरिस की मिसाल में बताया था। सिंगल क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू होते हैं, तो टीलोफेज में क्या होता है? ये अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं और यहाँ पे रिवर्स ऑफ द प्रोफेज होता है। न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से आ जाती है, स्पिंडल फाइबर्स गायब हो जाते हैं और ये जो क्रोमोसोम हैं अपनी कंडेंस फॉर्म से दोबारा
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में चले जाते हैं। यहाँ मैंने नहीं दिखाए, यहाँ दिखाए हैं। यहाँ मैंने इसलिए नहीं बनाए, आपको बताना ये मकसूद है कि यहाँ पे अब जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं वो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स नहीं हैं, बल्कि वो सिंगल क्रोमोसोम्स हैं। ओके, और ये क्रोमोसोम की जो डुप्लीकेशन है वो सिर्फ डिवीजन के तौर पे होती है, अदरवाइज जो क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तभी वो डुप्लीकेटेड फॉर्म में आते हैं। टीलोफेज के बाद फिर से क्या होती है, जो साइटोकाइनेसिस होती है, इस सेल में भी होती है, 2 सेल्स बन जाते हैं, इस सेल में भी होती है, 2 सेल्स बन जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि ये माइटोसिस की तरह की डिवीजन है। इसमें अगर 23 क्रोमोसोम्स थे, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स थे, तो इसमें क्या हुआ कि ये जो क्रोमोसोम थे वो डुप्लीकेटेड थे, नीचे आते आते सिंगल क्रोमोसोम्स। अगर आपके पास एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, उस पर 2 क्रोमेटिड्स अगर मौजूद हैं, तो जब वो क्या होता है, सेपरेट होता है अपने सेंट्रोमियर से, तो उससे 2 क्रोमोसोम्स सिंगल क्रोमोसोम्स बनते हैं, जैसा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम से 2 सिंगल क्रोमोसोम्स बन रहे हैं। इसी तरह एक सेल से 2 सेल्स बन जाते हैं। तो इसमें अगर 23 डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स थे तो इनमें 23 सिंगल क्रोमोसोम्स हैं। इसी तरह इसमें भी 23 सिंगल क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। यूँ हमारी मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो जाती है और एक सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। वो जो एक सेल जिसे ये 4 बने वो डिप्लॉइड सेल था, और ये जो 4 सेल्स बने ये हैप्लॉइड सेल्स हैं। और ये वाले सेल्स एक्चुअली में कहाँ पे पाए जाते हैं, जर्म लाइन सेल्स में। और ये सेल्स असल में अगर मेल्स के अंदर हैं तो ये स्पर्म्स बनाएंगे, अगर ये फीमेल्स के अंदर हैं तो ये एग्स बनाएंगे। ये गैमीट सेल्स हैं। ये क्या होते हैं, गैमीट सेल्स हैं। और ये वाली जो डिवीजन है ये जस्ट जर्म लाइन सेल्स में होती है, बाकी किसी सेल में नहीं होती। अब आपके ज़हन में ये सवाल आ सकता है कि ये जो गैमीट सेल्स बन रहे हैं इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ क्यों रह जाते हैं। इसका जवाब मैं आपको रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से बताता हूँ। रिप्रोडक्शन में क्या है कि एक मेल गैमीट होता है, एक फीमेल गैमीट होता है, वो दोनों आपस में फ्यूज़ होते हैं और एक सेल बन जाता है। दोनों गैमीट सेल्स के जो क्रोमैटिन मटीरियल होते हैं वो एक सेल में आ जाते हैं। अब ये दोनों गैमीट्स मिलकर एक सेल बनाते हैं। अब ये एक सेल डिवाइड होता है, 2 बन जाते हैं, 2 डिवाइड होते हैं, 4 बन जाते हैं। इस तरह मल्टीपल माइटोटिक डिविजन्स होती हैं और डेवलपमेंट प्रोसेस पूरा होता है और एक कंप्लीट जानदार बन जाता है। सपोज़ करो कि एक मेल गैमीट, हम इंसान की बात कर लेते हैं, एक मेल गैमीट है और एक फीमेल गैमीट है। दोनों में अगर 46 क्रोमोसोम्स हों तो जब ये मिलकर एक जाइगोट बनाएंगे तो उसमें कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे, उसमें 92 आ जाएंगे। तो 92 क्रोमोसोम तो इंसान के किसी सेल में नहीं होते। कितने होते हैं, 46 होते हैं। इसीलिए ये जो गैमीट सेल्स हैं ये रिड्यूस हो जाते हैं, इनका जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं रिड्यूस हो जाते हैं। मेल गैमीट्स में 23 क्रोमोसोम्स हैं, फीमेल गैमीट में 23 क्रोमोसोम्स हैं। रिप्रोडक्शन के नतीजे में जब ये दोनों गैमीट्स आपस में मिलते हैं, जो जाइगोट बनता है, 23 क्रोमोसोम्स एक सेल के, 23 दूसरे के, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम दोबारा से रीगेन हो जाते हैं। अब ये 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम वाला सेल डिवाइड होता है और एक कंप्लीट जानदार बना देता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी न्यू एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए मोहम्मद राशिद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।